दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जब किसी राज्य में चुनाव खत्म हो जाता है, स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार बन जाती है, उसके बाद कुछ दिनों तक राजनीतिक गतिविधियों में थोड़ी कमी आई रहती है। लेकिन बिहार में इसके ठीक उलट हो रहा है। और ठीक उलट होने का सबसे बड़ा कारण गठबंधन के दोनों साझीदारों के बीच परस्पर विश्वास की कमी है। अविश्वास का माहौल गहराता जा रहा है। कौन कब किसको डिच कर देगा, ये भावना जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी दोनों में बढ़ती जा रही है। और इन सब के बीच चूंकि बिहार की सत्ता के शीर्ष पर जनता दल यूनाइटेड विराजमान है, यानी नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी विराजमान है और भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। इस बात को जेडीयू जब बखूबी समझ रही हो, तो परस्पर अविश्वास के बीच अंदर खाने राजनीतिक गतिविधियां उम्मीद से ज्यादा तेजी से चलती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक गतिविधियों में चुनाव के बाद कमी आने की बात आप सबने देखी होगी, खासकर पहले 5-6 महीने के लिए। लेकिन यहां महीना भी नहीं बीता और राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो चुकी है। गतिविधियां इस रूप में तेज दिखाई दे रही है कि बिहार के जनादेश को यदि हम नजर डालें, तो 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा में जहां बहुमत का आंकड़ा 122 होता है, वहां सिर्फ दो दलों को 174 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी 89 और जनता दल यूनाइटेड 85। जनता दल यूनाइटेड बहुमत के आंकड़े से 37 सीट पीछे है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से 33 सीट पीछे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जो बिहार के बाकी 69 विधायक हैं, जेडीयू और भाजपा को छोड़कर जो 69 विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए आसानी से राजी नहीं होने वाले। बिहार के विधायकों की आर्थिक सामाजिक हैसियत भी वैसी नहीं रही है कि उन्हें आसानी से ईडी सीबीआई के रडार पर लाया जा सके। जांच एजेंसियों के माध्यम से डरा धमकाकर बिहार के विधायकों का पाला बदल करवाया जा सके। लेकिन बिहार के विधायक एक खास समीकरण के तहत जो जीत कर आते हैं, उसमें अब यह साफ हो चला है कि कहीं ना कहीं एक तरफ इंडिया गठबंधन के दलों के बीच बेसब्री है कि नीतीश कुमार को एक पॉलिटिकल सेफ गार्ड प्रदान किया जाए, यानी नीतीश कुमार की सत्ता को सेकुलर कैंप में लाकर 5 सालों के लिए सुरक्षित किया जाए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सत्ता समीकरणों में भी चंद्रबाबू नायडू को वो मौका दिया जाए जहां से केंद्र में इसी लोकसभा के अंतर्गत वैकल्पिक सरकार की भूमिका तैयार की जा सके। चाहे महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हो या आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों ही पार्टियां एनडीए के साथ बहुत खुश दिखाई नहीं दे रही। लेकिन सबको इंतजार इस बात का है कि नीतीश कुमार आगे करते क्या है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार जो कोशिशें कर रहे हैं, अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने की जो कोशिशें कर रहे हैं, वो एकमात्र पहल इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो जाए। ये बात मैं कतई नहीं कह रहा। लेकिन नीतीश कुमार अपनी पार्टी के स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 122 तक या 122 के करीब ले जाना चाहते हैं, ये अब सर्वविदित है। एमआईएम के विधायक उनसे मिले। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बहुत ही मुलायम हो चुकी है जनता दल यूनाइटेड के लिए। अब वो जेडीयू के अंदर लौकुश वाला हिस्सा नहीं मांग रहे, बल्कि निशांत कुमार को आगे लाने की बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उनके 4 विधायक और उनकी पूरी पार्टी क्या वाकई जेडीयू में विलय करने जा रही है? इन तमाम चर्चा से पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि जनता दल यूनाइटेड यदि 37 सीट बहुमत से पीछे है, भाजपा 33 सीट पीछे है, जेडीयू के पास देने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि उसने 8 ही मंत्री बनाए हैं। और यदि वो बीजेपी को डिच करेगी तो जो 14 मंत्रियों का पद है वो भी खाली हो जाएगा। लिहाजा नीतीश कुमार के पास बांटने के लिए बहुत कुछ है। उस परिस्थिति में कौन से वो विधायक है जिन पर डोरे डाले जा रहे हैं? तो इसके लिए विधानसभा के अंक गणित को देखना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि 174 विधायक भाजपा और जेडीयू के हैं, लेकिन 174 के अलावा 69, 70 से एक कम यानी 69 विधायक ऐसी पार्टियों के हैं जिनके विधायकों की संख्या 25 या 25 से कम है। 1 से 25 के बीच में सभी दलों के विधायक हैं। और जो दल बदल कानून है, उसमें टूट के लिए किसी भी दल में 2/3 विधायकों की जरूरत है। तो सबसे पहले आप हमारी स्क्रीन पर इस आंकड़े को देखिए कि किन पार्टियों के सहारे जनता दल यूनाइटेड 122 के आंकड़े को छूने की कोशिश कर रहा है, किन के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें हो रही है। चला इस आंकड़े को देखिए।
इसमें सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके 25 विधायक है। 2/3 विधायकों की टूट के लिए 25 में 17 की आवश्यकता होती है। दूसरे नंबर की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, छोटी पार्टियों में दूसरे नंबर की। 19 विधायक उनके हैं, उसमें भी 2/3 का आंकड़ा 13 विधायकों पर जाता है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी है, जिसके 6 विधायक हैं, उसमें 2/3 विधायक जो वैधानिक टूट के लिए जरूरी है, वो 2/3 विधायकों की संख्या 4 की होती है कम से कम। लेकिन नीतीश कुमार कांग्रेस को तोड़ना नहीं चाहते। तोड़ना इसलिए भी नहीं चाहते क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी के साथ अपने संबंधों को वो ठीक रखना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार उन्हें तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन यदि भाजपा कांग्रेस को तोड़ना चाहती है तो उस परिस्थिति में तो नीतीश कुमार कांग्रेस के विधायकों को ले ही जाएंगे। इसके बाद एमआईएम, जिनके विधायक नीतीश कुमार से मिले थे, समूह में मिले थे, 5 विधायक उनके हैं। जीतन राम मांझी की हम पार्टी के 5 विधायक हैं। चिराग पासवान के 19 है। उसके अलावा जो बिहार में दलित नेतृत्व वाली दूसरी पार्टी हम है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, उसके 5 विधायक हैं। उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक हैं। लेफ्ट पार्टियों के 3 विधायक हैं। आरएलएम के 1 विधायक, आईआईपी के 1 विधायक है और बीएसपी के 1 विधायक है। ये आंकड़ा कुल जमा 69 विधायकों का है और इन्हीं 69 विधायकों में से 37 विधायकों तक पहुंचने की कवायद जेडीयू की चल रही है और बहुत तेज गतिविधियां चल रही है। अब जब जेडीयू 122 के आंकड़े को पार करना या 122 के आंकड़े के आसपास पहुंचना चाहती है, तो एक मकसद तो एकदम क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी पर अपनी निर्भरता वो कम करना चाहती है। क्यों कम करना चाहती है, ये आसानी से समझा जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस में पिछले हफ्ते जो खबर छपी थी वो आप सबने देखा। एक कॉलम की खबर थी कि जदयू के 2 नेताओं ललन सिंह और संजय झा और बिहार के एक ब्यूरोक्रेट को बुलाकर गृह मंत्री अमित शाह ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार का सक्सेशन प्लान क्या है। दूसरे शब्दों में कहें तो नीतीश कुमार का रिटायरमेंट प्लान या एग्जिट प्लान क्या है। अमित शाह एग्जिट प्लान की चर्चा जब उनकी तेज हो गई, अचानक एक दूसरी खबरें आई, या यूं कहें कि प्लांट कराई गई कि प्रधानमंत्री बिहार के नेताओं से मिले हैं और कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में काम कीजिए, उनके चेहरे पर जनादेश मिला है और उनके वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपने पाले में लाने की कोशिश करे। कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत करे 5 साल। नीतीश कुमार जैसा सियासत का मजा हुआ खिलाड़ी 2 टॉप लीडर्स के अलग अलग बोल और इसके सियासी मायने को बखूबी समझते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार 3rd डिग्री पुलिस अप्लाई करती है, जांच एजेंसियां अप्लाई करती हैं। जब थाने में किसी को पकड़ कर ले जाया जाता है या जांच एजेंसी किसी को पकड़ती है तो 3rd डिग्री की चर्चा होती है। उस 3rd डिग्री में एक बहुत कॉमन मेथड अप्लाई होता है। उसमें होता क्या है कि जैसे 2 आईओ या 2 पुलिसकर्मी या 2 जांचकर्ता अधिकारी मिलकर किसी से पूछताछ करते हैं, तो एक सख्ती से पेश आता है और दूसरे मुलायमियत के साथ पेश आता है। मैं यहां 3rd डिग्री की बात जेडीयू के साथ नहीं कर रहा, लेकिन राजनीति में 3rd डिग्री जैसी व्यवस्था यही होती है जब ऊपर के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अंदर खाने मिल बैठकर रणनीति बनाई जाती है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के बयान दे और सामने वाली पार्टी को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करें। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग 2022-23 में ही यह आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती थी। कई सारी बातें सामने आई। एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह तक की चर्चा हुई। खुद ललन सिंह ने इस बारे में कई सारे आरोप लगाए। लेकिन तब 2022-23 का दौर था, अब 2025-26 का दौर है। इस दरमियान गंगा से लेकर गंडक और कोसी में बहुत पानी बह चुका है और इस पानी बहते हुए दौर में इतना पानी बहा है कि संसद के अंदर भी अब उसका नजारा दिखने लगा है। जब जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा वंदे मातरम पर चर्चा के दरमियान उसी किताब को कोट करते हैं, सब्यसाची भट्टाचार्य की किताब को, जो धर्मनिरपेक्षता के आईने में वंदे मातरम को देखने की परंपरावादी रवैये के साथ चलते हुए नजर आती है। और उसी किताब को कोट करते हुए जयराम रमेश भी नजर आते हैं। मतलब यह निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सांप्रदायिकता के नैरेटिव में वंदे मातरम को बांध कर चलने की कोशिश करती है, उस नैरेटिव से जनता दल यूनाइटेड अपने आप को अलग दिखा रही है, संसद के अंदर घोषित तौर पर अलग दिखा रही है। ये ट्रेलर आपने संसद में देखा था, कल नहीं परसों देखा था कि किस प्रकार से संजय झा ने
बंग भंग आंदोलन के समय से लेकर और उसके पहले से लेकर बाद के दौर में वंदे मातरम के ऊपर सब्यसाची भट्टाचार्य जो जेएनयू के प्रोफेसर थे, उनकी किताब को कोट कर रहे हैं। इस देश के जाने माने इतिहासविद रहे सब्यसाची भट्टाचार्य, उनके किताब को कोट कर रहे हैं और उसी किताब को कोट करते हुए जयराम रमेश भी सदन के अंदर बोल रहे हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, लोग आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस के विधायकों पर यदि भारतीय जनता पार्टी डोरे डालने की कोशिश करेगी तो निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड के अंदर ये चर्चा है कि जब वो टूटेंगे ही तो भाजपा में न जाकर जेडीयू में ही आ जाए। जैसे एमआईएम के लोगों के बारे में चर्चा है, जैसे आरएलएम के बारे में चर्चा है, और आज चर्चा तो यहां तक बढ़ी हुई है कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भी 18, 20, 22 की संख्या में, जो उनके कुल 25 विधायक हैं, उनमें से 80-90% विधायक जेडीयू के साथ जा सकते हैं। अब क्या वो लालू यादव की अंदर खाने किसी राजनीतिक खेला वाली कथित सहमति के साथ जा सकते हैं, या नीतीश कुमार की पार्टी वाकई उन्हें अपने साथ लाना चाहती है? कई सारे सवाल हैं, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के खोल से बाहर निकलने के लिए अब तैयार दिखती है। सवाल है कि हालात ये एक दिन में नहीं बने। हालात तो दरअसल पिछले साल से बन रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं थे, और किया भी नहीं। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया, 25 से 30 फिर से नीतीश नहीं कहा गया। बावजूद इसके बिहार में प्रचंड जनादेश मिला। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जैसा मुझे लगता है कि हुए होंगे। अब हमारे दर्शकों को क्या लगता है कि स्वतंत्र या निष्पक्ष हुए या नहीं हुए, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन मुझे लगता है कि स्वतंत्र या निष्पक्ष तो हुए ही होंगे। ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हुए, तो मान लेते हैं हम भी बात। तो उस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में 80% के करीब सीटें एनडीए को मिली, जिसमें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीजेपी से केवल 4 सीटें कम जनता दल यूनाइटेड पहुंची। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में जो खेल चल रहा है, उस खेल को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि नीतीश कुमार चाहते क्या हैं। कहावत आपने सुनी होगी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 2020 के चुनाव में चिराग मॉडल का प्रयोग किसके इशारे पर हुआ था, इसे पूरा देश जानता है। जब टारगेटेड तरीके से चिराग पासवान की पार्टी जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ी और जनता दल यूनाइटेड के वोट काटकर उसे 43 सीटों पर सिमटाने में, यानी तीसरे नंबर पर पहुंचाने में कामयाब रही। लेकिन ये नीतीश कुमार की राजनीतिक कुशलता कहे, राजनीतिक चालाकी कहे, या जो भी कहे, या कुछ लोग इसे पलटी मार गेम कहे, चाहे जैसे भी हो, तीसरे नंबर की पार्टी ने पूरी हनक के साथ एक ही विधानसभा में 3 बार नेता प्रतिपक्ष बदलवाया, 3 बार विधानसभा अध्यक्ष बदलवाया, 5 डिप्टी सीएम बदलवाए और बनवाए। चाहे जिस पलटा पलटी का गेम हो, बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी ने सफलतापूर्वक पूरी अपनी धौंस के साथ, अपनी पूरी हनक के साथ 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। जब पूरे देश ने देखा था, राहुल गांधी और सीताराम येचुरी समेत पूरे इंडिया गठबंधन की मेजबानी पटना में की, पहली बैठक कराई, और फिर बाद में जब नेतृत्व की भूमिका पर सवाल उठे या इंडिया गठबंधन के अंदर अविश्वास का माहौल बढ़ता दिखा, तो उसे टाटा बाय बाय कहने में कोई देरी नहीं की नीतीश कुमार ने। जरा सोचिए, जिस इंडिया गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, उस इंडिया गठबंधन को छोड़ देने में नीतीश कुमार ने कोई देरी नहीं की। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय कर दिया, जिसे उन्होंने खुद बनाया बनवाया था। आज की तारीख में एनडीए गठबंधन, जिसे बनाने और बनवाने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी नहीं रही है, उसे छोड़ने में, उसे टाटा बाय बाय कहने में भला कितनी देर लगेगी। बिहार के नंबर गेम को दुरुस्त करने की कवायद के पीछे एक तरफ अविश्वास है, दूसरी तरफ जांच एजेंसियों के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल पर बढ़ता जा रहा दबाव है, तीसरी तरफ लालू परिवार के बीच का घमासान है, चौथी तरफ तेजस्वी यादव का राजनीति से चुनाव में करारी हार मिलने के बाद एक उदासीन रवैया है,
और पांचवी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कवायद कर रही है, उस कवायद से बचने के लिए एक सेफ गेम खेलने की एक पूरी की पूरी कवायद भी है। तो इन सब के बीच बिहार की सियासत में आखिर ये खेल कब तक होगा, पहला ट्रेलर कब दिखेगा, इसकी अब थोड़ी थोड़ी झलक मिलने लगी है। पहला ट्रेलर दरअसल बिहार की राजनीति में आपको देखने को मकर संक्रांति के बाद मिलेगा और सबसे माकूल समय वो दिखाई दे रहा है राज्यसभा का द्विवार्षिक चुनाव जो मार्च अप्रैल में होने वाला है। और उस द्विवार्षिक चुनाव में राज्यसभा के इलेक्शन में बिहार से 5 सीटें खाली हो रही है। 5 सीटों में 2 भाजपा 2 जनता दल यूनाइटेड तो क्लियर है कि वो जीत रहे हैं। 41 विधायकों पर 1 लोग जीत सकते हैं, लिहाजा 82 विधायक से ज्यादा या मिनिमम 82 विधायक तो जेडीयू और बीजेपी के पास है। अब 5वीं पर एनडीए का कोई कैंडिडेट जाएगा या 5वीं पर महागठबंधन का कोई कैंडिडेट जाएगा या उसके पहले बिहार में बड़ा राजनीतिक खेल हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के इर्द गिर्द चंद्रबाबू नायडू की बेचैनी को भी समझा जा सकता है। शरद पवार के घर पर राहुल गांधी समेत तमाम पक्ष विपक्ष के जो लोग जुटे, उन सब के बीच कौन सी मंत्रणा चल रही है, किस प्रकार से सियासी गेम पलट रहा है और इस पलटते हुए गेम में नीतीश कुमार की भूमिका कितनी बड़ी हो गई है, इसको भी आसानी से समझा जा सकता है। नीतीश कुमार की भूमिका को समझे बिना, मौजूदा लोकसभा के अंकगणित को देखते हुए नीतीश कुमार की भूमिका को समझे बिना नरेंद्र मोदी सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा रवैये से कोई भी मुहिम राहुल गांधी चला ले, कोई भी मुहिम प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी चला ले, कोई कामयाबी मिलने की संभावना नहीं है। दिक्कत यही है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चीज को रियलाइज करने में, इसे समझने में 18 महीने लगा दिए। 4 जून के नतीजे के तत्काल बाद यदि इस चीज को समझा गया होता तो नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरी शपथ भी नहीं हुई होती। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, अभी ये हालात बन रहे हैं कि बिहार से शुरुआत हो और बिहार के बाद दिल्ली की बाजी पलटने की कवायद को मूर्त रूप दिया जाए। तो पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी को सांकेतिक चुनाव लड़कर वॉक ओवर देने की रणनीति इंडिया गठबंधन में घोषित भले ही नहीं हुई हो, लेकिन साफ दिखाई दे रही है। कमोबेश यही स्थिति इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के द्वारा असम में कांग्रेस पार्टी को देने की चर्चा चल रही है। तमिलनाडु में कोई चुनावी लड़ाई फिलहाल दिख नहीं रही। केरल का चुनाव इंडिया गठबंधन के 2 घटकों एलडीएफ और यूडीएफ वाम मोर्चे बनाम कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच ही होना है। खेल तो बंगाल में होना है। तो बंगाल के खेल के पहले एनडीए को साइकोलॉजिकल डिफीट देने के लिए, मनोवैज्ञानिक हार देने के लिए क्या नीतीश कुमार टाटा बाय बाय कहने की मुद्रा में आ गए हैं? कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों के इर्द गिर्द जो परिस्थितियां उमड़ घुमड़ रही है, उसमें नीतीश कुमार की अति सक्रियता कहे, नीतीश कुमार का बदला हुआ रूप कहे, या जिस तरह नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में चर्चाएं थी, उन सबको धत्ता बताकर नीतीश कुमार पूरे बिहार में जिस ढंग से घूम रहे हैं, उससे जो बॉडी लैंग्वेज निकल कर आ रही है, उससे जो परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, वो दिल्ली में हावी गुजरात लॉबी को चैन की नींद नहीं सोने देगी। देखते जाइए अब आगे परिस्थितियां कैसे बनती बिगड़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।